कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई जमीन तलाश कर रही है। ऐसे में उसे किसान आंदोलन से नई उम्मीद जगी है। सरकार से किसानों की नाराजगी भुनाने के लिए कांग्रेस किसान महापंचायत कर रही है। मथुरा की किसान महापंचायत में पार्टी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। प्रधानमंत्री पर किसानों के अपमान का आरोप भी लगाया। किसी किसान ने नहीं बनाए हैं, किसी नोटों की खेती करने वाले ने इन कानूनों को बनाया है। गेहूं, धान, बाजरा, गन्ना, मक्के, सब्जियों की खेती करने वाले ने नहीं बनाया ये कानून। ये कानून नोटों की खेती करने वालों ने बनाया है और ये कानून उन्हीं के लिए बना है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा से ये प्रियंका गांधी की हुंकार है। उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी जमीन तलाश रही कांग्रेस की पतवार प्रियंका गांधी ने थाम रखी है। किसान आंदोलन के बहाने प्रियंका किसानों की नब्ज टटोल रही है। प्रियंका गांधी लगातार किसान महापंचायतों में हिस्सा ले रही हैं। आज प्रियंका मथुरा में हुई किसान महापंचायत में शामिल हुई। प्रियंका ने मोदी सरकार को अहंकारी बताते हुए कहा कि इस सरकार का अहंकार भगवान श्री कृष्ण ही तोड़ेंगे। जब नेता का अहंकार इतना बढ़ जाता है कि वो जनता से अलग हो जाता है, तो उसकी नीतियां जनता से भी अलग होती है, जनता की भलाई के लिए नहीं बनती। कभी रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था, कृष्ण की चेतावनी के माध्यम से कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इस सरकार का विवेक मर चुका है। भगवान कृष्ण इनका भी अहंकार तोड़ेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा सुबह दिल्ली से मथुरा के लिए रवाना हुई। रास्ते भर उनका स्वागत सत्कार चलता रहा। जैसे ही प्रियंका मथुरा की महापंचायत में मंच पर पहुंची, उनके समर्थन में नारेबाजी होने लगी। प्रियंका गांधी वाड्रा के खास निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे। प्रियंका ने किसानों के प्रति मोदी की संवेदनशीलता पर सवाल उठाए। प्रधानमंत्री ने अपने लिए 2 हवाई जहाज खरीदे हैं। उन 2 हवाई जहाजों की कीमत 16,000 करोड़ रुपए है। आपके बकाये की कीमत 15,000 करोड़ रुपए है। आपको बकाया नहीं मिला, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपने लिए 2 हवाई जहाज खरीदे। सरकार जिस तरह से विनिवेश कर रही है, प्रियंका वाड्रा ने उसे भी निशाने पर लिया। उन्होंने मथुरा के लोगों को गोवर्धन पर्वत बचाकर रखने की अपील की। सरकार ने बेचने की ऐसी भान डाली है कि कल को कुछ नहीं पता। आप गोवर्धन पर्वत को संभाल के रखिए, कल को कुछ नहीं पता, किसी को न बेचने की कोशिश करें। इनके शासनकाल में डीजल पेट्रोल पर टैक्स से केंद्र ने 21,50,000 करोड़ रुपए इकट्ठे किए हैं। अपने खरबपति मित्रों का 8 लाख करोड़ कर्जा माफ किया है। एक भी किसान का पैसा माफ नहीं किया। अपने मित्रों के लाखों करोड़ कर्जे माफ हो गए हैं। आपका एक भी रुपया माफ नहीं हुआ। प्रियंका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किसानों के अपमान का आरोप भी जड़ दिया। आपने देखा होगा, आपकी समस्याओं को सुनने के बजाय, आपके दुख दर्द को बांटने के बजाय, उन्होंने भरे संसद में खड़े होकर आपका अपमान किया है। आपको इन्होंने आंदोलन जीवी, परिजीवी
मंत्रियों ने तरह तरह के नाम बुलाए, आपको देशद्रोही बोला, आपको आतंकवादी बोला। जब मेरे भाई राहुल गांधी ने संसद में 215 शहीद किसानों के लिए 2 मिनट का मौन मांगा तो सारा विपक्ष खड़ा हुआ, एक एक सांसद खड़ा हुआ, लेकिन इस सरकार का एक सांसद खड़ा नहीं हुआ। दुनिया का हजारों साल पुराना इतिहास कहता है, जनता अहंकारी सरकार को हमेशा सबक सिखाती है। प्रियंका ने किसान आंदोलन को कांग्रेस के पूर्ण समर्थन का दावा किया। ऐलान किया कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते, आंदोलन जारी रहेगा। महापंचायत के बाद प्रियंका ने वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में जाकर दर्शन किए। भगवान बांके बिहारी से प्रियंका ने क्या मांगा होगा, ये तो प्रियंका ही जाने। लेकिन सियासत की समझ रखने वाले जानते हैं कि प्रियंका किसान आंदोलन में इतनी सक्रियता क्यों दिखा रही हैं। आखिरकार साल भर बाद ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। किसान आंदोलन के जरिए कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की सियासत में वापसी की राह देख रही है। गन्ना बेल्ट में गन्ना किसानों का मुद्दा उठाने के बाद प्रियंका गांधी अब बुंदेलखंड में आलू किसानों का मुद्दा उठा रही है। देखना होगा जमीन पर कांग्रेस पार्टी के लिए यह कितना फायदेमंद होता है। कैमरा पर्सन पवन के साथ मथुरा से आनंद पटेल। आज मुंबई में अब फिर जब केस बढ़ने लगे हैं तो प्रशासन लॉकडाउन मोड पर नहीं जाना चाहता, इसलिए लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की अहमियत फिर से समझाई जा रही है। देश की आर्थिक राजधानी में दोबारा लॉकडाउन की नौबत बिल्कुल न आए, इसके लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर सुबह सुबह दादर सब्जी मंडी पहुंच गईं और वहां बिना मास्क के घूम रहे लोगों को कोरोना से लड़ाई में मास्क की अहमियत बताई। जिन लोगों के पास मास्क नहीं थे उन्हें मास्क बांटे। मुंबई में मास्क न पहनने वालों पर बढ़ चढ़कर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। सब्जी मंडी या सब्जी या बाकी चीजों की नीड है, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कोरोना है और भूल जाए। कोरोना का रुग्ण बढ़ रहा है तो मुझे लगता है मुक्कापट्टी लगा के थोड़ा सा डिस्टेंस रख के अपना काम करके निकलते तो कोरोना को रोकने का जो प्रयास चालू है उसमें हम सबसे सुन। 22 फरवरी को 22,976 लोगों पर मास्क न पहनने के लिए जुर्माना लगाकर बीएमसी ने 45,95,000 रुपए वसूले। पुलिस भी मास्क न पहनने वालों का चालान काट रही है। लोकल में भी मास्क न पहनने वालों की चेकिंग हो रही है और उन पर जुर्माना लगाया जा रहा है। 21 फरवरी को 14,100 लोगों से 28 लाख रुपए मास्क न पहनने के लिए वसूले गए। शनिवार और रविवार को मास्क न पहनने वालों से बीएमसी ने बतौर जुर्माना 60 लाख रुपए वसूले। मार्च से अब तक बीएमसी मास्क न पहनने वालों से 30 करोड़ रुपए वसूल चुकी है और 15 लाख से ज्यादा लोगों पर जुर्माना लगा है। जो लोग वाकई में 200 रुपए का जुर्माना देने की हालत में नहीं होते हैं, बीएमसी कर्मचारी उनसे सड़क झड़वाने जैसी कम्युनिटी सर्विस करवाते हैं। बीएमसी का कहना है कि उनका मकसद लोगों से जुर्माना वसूलना नहीं है, बल्कि उन्हें मास्क की अहमियत समझाना है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों पर सरकार पूरी तरह नजर बनाए है। मुख्यमंत्री ने ताजा हालात पर चर्चा करने के लिए वर्षा में मीटिंग की, जिसमें एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार कैबिनेट मंत्री जितेंद्र आव्हाड के साथ पहुंचे। इस मीटिंग में ठाकरे ने कहा, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हमारे हेल्थ वर्कर, पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी पूरी कोशिश कर रहे हैं। खास बात यह है कि नागरिकों ने इस पूरे समय में सभी धार्मिक त्योहार उत्सव शांति के साथ सरकार के बताए नियमों का पालन करते हुए मनाए। अब भी ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन सभी गाइडलाइंस का मिशन बिगन में भी पालन करें। ठाकरे ने कहा कि हम सरकार के रूप में कोरोना की दूसरी लहर से लड़ने के लिए तैयार हैं, पर सभी लोग ध्यान रखें कि बतौर नागरिक कोरोना से लड़ाई उनकी भी जिम्मेदारी है। वैसे केंद्र ने आज ये साफ किया है कि महाराष्ट्र में कोरोना मामलों के बढ़ने की वजह नया स्ट्रेन नहीं है। आईसीएमआर के मुताबिक ये स्ट्रेन दूसरे राज्यों में भी मिला है। मुंबई से मुस्तफा शेख और एजाज खान के साथ विद्या, मुंबई आज तक। आपको बता दें कि बंगाल में पामेला गोस्वामी ड्रग केस में बीजेपी नेता राकेश सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पामेला ने राकेश पर खुद को फंसाने का आरोप लगाया है। इसी सिलसिले में पुलिस राकेश का बयान दर्ज करना चाहती थी, लेकिन राकेश तय वक्त पर पुलिस के सामने पेश होने के बजाय दिल्ली आ रहे थे, तो पूर्वी वर्धमान से उनकी गिरफ्तारी हो गई।
बंगाल में ममता सरकार और बीजेपी के बीच चल रही आर पार की जंग में एक और मुद्दा शामिल हो गया है, क्योंकि बंगाल की पुलिस ने बीजेपी नेता राकेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। राकेश सिंह बीजेपी युवा मोर्चा की एक्टिविस्ट पामेला गोस्वामी के आरोपों में ड्रग्स केस में फंसे हैं। ड्रग्स रखने के आरोपों में घिरी पामेला ने राकेश पर खुद को फंसाने की तोहमत मढ़ी है। लेकिन मामला सिर्फ ड्रग्स केस का नहीं, मुद्दा राजनीति का है। एक और जब सीबीआई की जांच बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर तक पहुंची है, तो दूसरी ओर पामेला केस के जरिए कोलकाता पुलिस ने राकेश सिंह पर शिकंजा कस दिया है। राकेश की गिरफ्तारी पूर्वी बर्धवान के गलसी से तब हुई जब वो कोलकाता पुलिस के समन को नजरअंदाज कर दिल्ली के लिए कूच कर रहे थे। राकेश सिंह को 23 फरवरी शाम 4 बजे तक पुलिस के सामने पेश होना था और अपना बयान दर्ज कराना था। लेकिन राकेश ने कोलकाता पुलिस को ईमेल भेजकर कहा था कि पार्टी के कार्यक्रम की वजह से उनका पहले से दिल्ली आने का कार्यक्रम है, लिहाजा 26 फरवरी के बाद वो पेश होंगे। राकेश ने अपनी सीआईएसएफ सुरक्षा के साथ पुलिस के सामने पेशी की इजाजत मांगी थी। हम आज नहीं जा पा रहे इसलिए कि पहले से मेरा प्रोग्रामिंग था और हमने भी रिप्लाई कर दिया है कि हम 26 तारीख के बाद अवेलेबल रहेंगे। उसके बाद यदि आप कभी बुलाओगे तो हम जाएंगे। कंडीशन रखे हैं कि मेरा जो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स है उसमें एक जन जाएंगे, जो हमारे पीएसओ हैं वो जाएंगे और मेरे 2 एडवोकेट जाएंगे। अभी कलकत्ता पुलिस का जो रवैया है वो एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता लोगों को खुश करने का है। राकेश दिल्ली जा पाते उससे पहले गिरफ्तार हो गए, तो उधर कोलकाता पुलिस मानो पहले से तैयार बैठी थी। मेरा भी दोनों भाई को उठा के लेके गया आप लोग सबके सामने। पिछले 3 घंटे से आप लोग से गए हैं। मेरे घर में 10 पुलिस लोग चढ़ा, 10 लोग सर्च, फिर वो लोग एक अलमारी एक डोर सर्च किया। हंसते हंसते पिछले 3 घंटे से ऊपर कॉन्स्पिरेसी हो रहा था। सर्चिंग हो गया था 10 मिनट में। वो लोग बाकी का पूरा टाइम वो लोग बैठ के कॉन्स्पिरेसी किया। इसे रीजन के लिए कि मेरा दोनों भाई को उठा के लेके जा पाए। अभी नीचे उतरा, हम लोग के सामने दोनों को किडनैप करके लेके गया। ये राकेश सिंह की बेटी है, जिसका गुस्सा कोलकाता पुलिस पर तब फूटा जब उसके भाइयों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। राकेश के बेटे सुअम और साहिब को पुलिस के काम में रुकावट डालने के आरोपों में हिरासत में लिया गया। कोलकाता सीआईडी 23 फरवरी को राकेश के घर पर पहुंची थी और राकेश के बेटों के विरोध के बीच उनके घर की तलाशी ली गई थी। पहले उन्होंने कहा कि आप अपने पापा को बुलाइए, एक नोटिस देना है, जस्ट नोटिस। और सिर्फ एक नोटिस देने के लिए हम लोग को नहीं लगता कि उस टाइम 200 या 300 पुलिस लोग की जरूरत पड़ती है सिर्फ एक नोटिस देने के लिए। तो हम लोगों ने बस इतना कहा कि पापा घर पे नहीं है, आपको जो नोटिस देना है, मेरा जो भाई है साहिब, उसने कहा कि आप हमको दे दीजिए, हम पापा को दे देंगे अब पापा जब आएंगे तो। तब उनका कहना था कि नहीं, अब हम लोग को सर्च करना है। तो हम लोग बोले कि सर्च करना है तो आप लोग को वारंट होना चाहिए। सर्च करना है तो आप लोग प्लीज वारंट दिखाइए, कोई भी लीगल चीज जिससे। क्यों, व्हाट इज द रीजन, किस चीज को सर्च करना है? पापा को सर्च करना है या कुछ सामान सर्च करना है, किस रीजन से? तो वो लोग कुछ नहीं प्रोवाइड कर पाए। 2-3 घंटा नीचे हम लोग को स्टॉल किए, हैमर ये है, वो ला रहे हैं, ये ला रहे हैं। उन्नीस फरवरी को गिरफ्तार हुई पामेला ने अपनी ही पार्टी के नेताओं का नाम लेकर टीएमसी को मुद्दा दे दिया है। एक और बीजेपी कार्यकर्ताओं के तौर पर ड्रग्स केस में उसका शामिल होना और फिर बीजेपी के नेताओं का नाम लेना राजनीतिक तूल पकड़ रहा है। हालांकि राकेश कोलकाता पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर पुलिस के खिलाफ मानहानि का केस करने की चेतावनी दे चुके हैं। इंद्रजीत कुंडू और प्रेमा के साथ अनुपम मिश्र, कोलकाता आज तक।
पश्चिम बंगाल के हुगली के जिस ग्राउंड पर पीएम मोदी ने रैली की, आज वहीं पर ममता बनर्जी की रैली है। ममता का पलटवार आज देखने को जरूर मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ममता इससे पहले चुप रही है। वक्त वक्त पर बीजेपी पर हमले करने का मौका उन्होंने कभी नहीं गंवाया। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची उस वक्त जब बहू रुजिरा से पूछताछ के लिए सीबीआई की टीम आने वाली थी। करीब 10 मिनट तक ममता घर में रही और फिर बाहर आई, लेकिन अपनी पोती के साथ कैमरे में ये तस्वीरें कैद हुई। पोती को घर में भेजा और ममता गाड़ी में बैठकर निकल गई। यहाँ पे वो निकल रही है, शायद वो यहाँ पे अभी निकलेंगे। गेट जो है वो खोल दिया गया है। लाइव विजुअल्स देख रहे हैं आप अभिषेक बनर्जी के घर के सामने से आप देख सकते हो कि ये गाड़ी तैयार हो रही है। तो गाड़ी तैयार तभी होती है जब मुख्यमंत्री निकलती है। आप देख सकते हो लाइव विजुअल्स कोलकाता से। यहाँ पे सीबीआई की टीम की अपेक्षा थी सुबह से, लेकिन ममता बनर्जी आ गई। इस पश्चिम बंगाल में ऐसा हमने कभी देखा है नहीं। ममता बनर्जी को बारंबार कहा जाता है कि वो अनएक्सपेक्टेड चीजें कर देती हैं, जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होता है। ममता बनर्जी निकली है, शायद वो बात करेगी अभिषेक बनर्जी की बेटी के साथ। वो यहाँ पे वो निकली है घर से, गाड़ी में वो बैठ रही है। हम देख सकते हैं ये एक नया डायमेंशन खोल देता है पूरे विषय में। ममता बनर्जी फैमिली मेंबर है अभिषेक की। ममता बनर्जी अभिषेक की बेटी अंदर चली जाती है। ममता बनर्जी गाड़ी में उठ चुकी है और शायद वो यहाँ से कुछ वार्ता देना चाहेंगी, हमें यही लगता है। देखिए वो निकल रही है। क्या ममता बनर्जी बात करेंगी हमारे साथ? ये अभी तक वो ममता बनर्जी का कॉन्वॉय निकल चुका है। 30 सेकंड की इसी झलक के साथ ममता बनर्जी ने बंगाल की सियासत में सबको चौंका दिया। ममता बनर्जी आज सीबीआई की टीम के पहुंचने से पहले भतीजे अभिषेक के घर पहुंची। इन तस्वीरों के जरिए संदेश बड़ा है, उसे समझने से पहले बीजेपी का रिएक्शन सुनिए। शायद उन्होंने कोई ट्रिप्स देने के लिए पहुंचे थे उधर, कारण उनको मालूम है आज सीबीआई पहुंच रहा है, इन्वेस्टिगेशन होगा, इंटरोगेशन होगा, तो उसका पहले उनका और से कुछ सलाह मशवरा दे दे, कम से कम सुविधा हो जाए। लेकिन एक चीफ मिनिस्टर को ऐसा करना नहीं चाहिए था। वो उनका रिश्तेदार का घर जरूर जा सकते हैं, लेकिन आज जाना नहीं चाहिए था। दूसरा बात है, देखिए तृणमूल कांग्रेस बहुत सारे बात बोल रहा है इस विषय पे। देखिए कोई दोष उनका नहीं होगा तो इन्वेस्टिगेशन में या इंटरोगेशन में साथ देना चाहिए, और इसको लेके कोई दूसरा बात कहने का मौका ही नहीं है। बीजेपी की तरफ से ममता पर हमला बोला गया, लेकिन ममता ने अपने चिर परिचित अंदाज में बहुत कुछ बिना बोले साफ कर दिया। आपको बंगाल की पुरानी तस्वीरें भी याद होंगी, जब कोलकाता के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से सीबीआई की पूछताछ से पहले आर पार की जंग छिड़ गई थी। ममता खुद विरोध में धरने पर बैठ गई थी, लेकिन इस बार ममता एकदम शांत है। सीबीआई की जांच घर तक पहुंच गई, लेकिन वो धैर्य के साथ परिवार के साथ खड़ी है। याद कीजिए उस वक्त आम चुनाव थे और अब बंगाल में चुनावों की डेट का ऐलान होने वाला है। अब सवाल है कि ममता के दो अलग अलग स्टैंड के पीछे क्या रणनीति है, तो इसे समझिए। ममता ने आज अभिषेक बनर्जी के घर जाकर पहला संदेश ये दिया कि पूरा परिवार एक साथ है। भले ही विपक्ष की तरफ से बहू और भतीजे पर आरोप लग रहे हो, लेकिन वो परिवार की रक्षक बनकर फ्रंट फुट पर खड़ी है। दूसरा मैसेज ये कि जांच की आंच जितनी भी हो वो सरेंडर नहीं करेंगे, वो बीजेपी से सीधे लड़ेंगी। तीसरा मैसेज ये है कि ईडी हो या फिर सीबीआई, ममता एंड फैमिली किसी भी जांच के लिए तैयार है, यानी सीबीआई और ईडी से कोई फर्क नहीं पड़ता। चौथा मैसेज बंगाल की जनता के नाम है, जो सहानुभूति जुटाने के लिए है, जो ये बताने के लिए है कि कैसे जांच एजेंसियों का इस्तेमाल सियासी मंसूबों को पूरा करने के लिए बीजेपी करवा रही है। पांचवा मैसेज अपने परिवार पर लटक रही सीबीआई की तलवार को बंगाली अस्मिता पर वार से जोड़कर दिया। और छठा मैसेज सीधे केंद्र सरकार को दिया कि बीजेपी कुछ भी कर ले, बंगाल की सियासत की सबसे बड़ी योद्धा वही है। टीएमसी का एक ही नारा है, भतीजा बढ़ाओ। भतीजे के कल्याण के अलावे टीएमसी के मन में और कोई कल्याण नहीं।
मित्रों, नरेंद्र मोदी जी का नारा है सबका न्याय, सबका साथ, सबका विकास। এতই যদি তোদের দিদি আর ভাতিজা বলতে হয় তাহলে আমি চ্যালেঞ্জ করছি অমিত শাহকে, ফার্স্ট ইউ কন্টেস্ট উইথ অভিষেক ব্যানার্জি এন্ড টেল দ্য নেম। ममता बनर्जी बीजेपी के नहले पर दहला चलना चाहती है। सियासी बिसात पर दांवपेच के खेल में अगर बीजेपी नई नई चाल चल रही है तो ममता अपने स्टाइल में काउंटर कर रही है। ममता बनर्जी एक ऐसी शख्सियत की मालकिन है जहां पर वो अग्निकन्या भी हैं, संघर्षरत भी हैं, और ये जो शख्सियत उन्होंने बनाई है ये पूरी दुनिया को, देश को मालूम है। और अभिषेक के घर जाकर उन्होंने यही दिखाने की, जताने की कोशिश की है कि वो चाहे जितने भी हमले हों संघर्षरत रहेंगी और न झुकेंगी न डरेंगी। और ये दिखाना उनके लिए बेहद जरूरी भी था क्योंकि चुनाव का वक्त है और ऐसे माहौल में संदेश बेहद अहम होते हैं। कैमरामैन प्रवीर बिस्सास के साथ अनुपम मिश्र, आज तक, कोलकाता। और अब बात करते हैं राहुल गांधी की। जी हां, राहुल गांधी के एक बयान से एक बार फिर से सियासी भूचाल आ गया है। केरल में जाकर राहुल ने उत्तर और दक्षिण के लोगों की ऐसी अजीब तुलना की कि वो तुरंत बीजेपी के निशाने पर आ गए। पार्टी के कई बड़े नेताओं ने राहुल के बयान को विभाजनकारी सोच वाला बताया है। अपने बयानों को लेकर गाहे बगाहे विवाद की जद में आने वाले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इस बार फिर चूक गए। वायनाड से सांसद राहुल मंगलवार को केरल ऐश्वर्य यात्रा के समापन के मौके पर त्रिवेंद्रम में थे। अपनी सीट वाले राज्य केरल की तारीफ करते करते राहुल उत्तर भारत वालों को कमतर बता बैठे। उनकी सियासी समझ को लेकर सवाल उठा बैठे। सुनिए उत्तर और दक्षिण के लोगों की राहुल ने कैसे अजीब तुलना कर दी। See, for the first 15 years, I was a member of parliament in the north. So I had got used to a different type of politics. And for me, coming to Kerala was very refreshing because suddenly I found that people are interested in issues and not just superficially, but going into detail in issues. And recently I was talking to some students in the United States and I said, I really enjoy going to Kerala and I really love going to Wayanad. It is not just the affection, because affection of course is there, but it is the way you do your politics. If I might say so, the intelligence with which you do your politics. So for me it has been a learning experience and a pleasure. उत्तर के लोगों की सियासी और मुद्दों की समझ पर राहुल के सवाल उठाने से सियासी तूफान आ गया। बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने राहुल के बयान पर ऐतराज किया। शुरुआत स्मृति ईरानी ने की, जिनसे अमेठी में राहुल हारे थे। उन्होंने ट्वीट किया, एहसान फरामोश, इनके बारे में तो दुनिया कहती है, थोथा चना बाजे घना। खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी राहुल गांधी के बयान पर ऐतराज किया। नड्डा ने कहा, कुछ दिन पहले ये उत्तर पूर्व में थे और पश्चिम भारत के बारे में जहर उगल रहे थे। आज दक्षिण में उत्तर के खिलाफ जहर बो रहे हैं। बांटो और राज करो की नीति नहीं चलेगी राहुल गांधी जी। जिस अमेठी से राहुल हारे, उस उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी राहुल को निशाने पर लेते हुए ट्वीट किया, श्रीमान राहुल जी, सनातन आस्था की तपन स्थली केरल से लेकर प्रभु श्री राम की जन्म स्थली उत्तर प्रदेश तक सभी लोग आपको समझ चुके हैं। विभाजनकारी राजनीति आपका राजनीतिक संस्कार है। हम उत्तर या दक्षिण में नहीं, पूरे भारत को माता के स्वरूप में देखते हैं। एमपी के सीएम शिवराज सिंह ने भी राहुल के बयान को विभाजनकारी बताया। राहुल ने उनकी बांटने वाली मानसिकता बोल रही है। ये वही कांग्रेस थी जिसने धर्म के नाम पर पहले भारत और पाकिस्तान में देश को बांट दिया और अब उत्तर और दक्षिण में बांटने चले। राहुल के बयान पर यह विवाद फिलहाल खत्म होता नहीं दिखता। अब देखना यह है कि कांग्रेस कैसे अपने बयान पर अपने नेता का बचाव करती है। त्रिवेंद्रम से पी गोपी कृष्णन उन्नीथन के साथ आज तक ब्यूरो।